ओके। सबको मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं द नर्सिंग मास्टर 1977 चैनल। आज थोड़ी सी आवाज़ डल रहेगी क्योंकि थोड़ा सा गला गड़बड़ है, मौसम बदल रहा है, आप सब लोग जानते हैं। हम लोग अभी हार्ट का सीरीज़ कर रहे हैं। हार्ट की सीरीज़ करने का मेरा मतलब ये है क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो बहुत सारे पास आउट हुए हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे गए हैं और कुछ लोगों के कार्डियोथोरेसिक आईसीयू में, पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियोथोरेसिक आईसीयू में उनकी ड्यूटीज़ है, डायग्नोस्टिक जहाँ पर टेस्ट होते हैं वहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ है। और जो उनको पढ़ाया आज वो बड़ा सक्सेस है, मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और एक किसी भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मैं उसी सीरीज़ में मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं या ऐसे स्टाफ्स, मैंने पहले भी कहा था, ऐसे स्टाफ्स जिनको नॉलेज नहीं है या अभी नए नए पोस्टेड हुए हैं, आप जो लोग इस वीडियोस को देख लेते हैं उनको भी शेयर करें, है ना। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा और जिसके पास अच्छा ज्ञान होगा उसको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो बात पैसों की नहीं होती है, बात ज्ञान बांटने की होती है। कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। मेरी ईसीजी की वीडियोस और स्ट्रेस इको की वीडियोस बहुत बच्चों ने पसंद करी है, कुछ अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, कुछ मेरी शॉर्ट कमिंग्स भी बताई है, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ अ इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, बिना पॉइंट के बात नहीं करते, नहीं तो आप लोग ज़्यादा लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते। ओके। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट इकोकार्डियोग्राफी। इको का मतलब ही क्या होता है? रेजोनेंस। यानी आप पहाड़ों पे कहीं जाते होंगे, गए होंगे छुट्टी मनाने के लिए, तो आप इधर से चिल्लाते हैं। जैसे मैं नैनीताल गया था तो वहाँ पर एक पहाड़ के पास, पहाड़ का मैं नाम भूल रहा हूँ, तो आप चिल्लाएंगे जैसे ज़ोर से किसी का भी नाम चिल्लाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने बॉयफ्रेंड का, अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का, हूएवर इट इज़ ना, किसी का भी नाम चिल्लाएंगे तो वो आवाज़ वहाँ टकराती है और टकरा के वापस आती है। ठीक है, तो ऐसी ही एक आवाज़ होती है विच इज़ मोर देन 20,000 डेसिबल्स। ठीक है, जब कोई भी आवाज़ 20,000 डेसिबल्स तक हो जाती है तो उस आवाज़ को आप क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो उस आवाज़ को यूज़ किया गया है कि जैसे हम लोग नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन वगैरह का, उसी तरीके से एक तरीके से ये भी हाई क्वालिटी या हाई वेव्स ऑफ साउंड इज़ यूज्ड और इंट्रोड्यूस्ड इनटू द चेस्ट। और चेस्ट के जो हार्ट है या जो आजू बाजू दो ही लंग्स है, बोन से, उनसे टकरा कर वापस आती है और वही हमारे लिए क्या करती है, जो स्क्रीन होता है उस पर हमको दिखाई देती है और उसके ग्राफ निकलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ही है इकोकार्डियोग्राफी, यानी हम उस साउंड का इस्तेमाल करेंगे। इससे बेटा दो तरीका होता है। दो तरीका ये होता है कि एक तो है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड आप देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, या उनके पेरेंट्स से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से गए होंगे इको के लिए, आपको भी मौका मिला होगा। तो वो एक प्रोब आता है और उसके ऊपर जेल लगा के और पूरे चेस्ट में क्या करते हैं, साउंड्स को भेजते हैं और उसके बाद वहाँ पर आप जो स्क्रीन होता है, जो डॉक्टर करते हैं या जो टेक्नीशियंस करते हैं, मोस्टली डॉक्टर्स ही करते हैं, तो वो वहाँ से जो उस साउंड जो रेजोनेंस होकर बैक आती, इको होकर जो बैक आती है, उसका वो एक इमेज क्या होता है, जो स्क्रीन होती है, जो वो होता है मॉनिटर होता है, उस पर वो दिखाती है और आप उसका ग्राफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो दो तरीके इकोकार्डियोग्राफी पे, एक तो है ट्रेडिशनल इको, इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, और एक है ट्रांस ईसोफेजियल इको, यानी कि ईसोफेगस के अंदर ट्रांसड्यूसर को डाला जाता है। ट्रांसड्यूसर उसको बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर तरीके का प्रोब होता है जिससे कि वो जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स क्या होते हैं निकलती है, तो इसको डायरेक्ट डाल देते हैं। डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के अंदर? डिफरेंसेस है कि जैसे ये जो ट्रेडिशनल इको है, इसको जब प्रोब को ऐसे चेस्ट के ऊपर रखते हैं तो आप देख रहे हो कि ये स्किन है, स्किन के नीचे बोन्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, उसके फिर उससे इन सब को, इस साउंड को पार करके जाना होता है, फिर हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से टकरा कर वापस आएगा। ठीक है, तो इतना सारा इसके बीच में बाधाएं हैं, ये उन बाधाओं को दूर करेगा। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड में हम इकोकार्डियोग्राफी जो करते हैं उसका मतलब क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन मतलब ये होता है कि जो मोस्टली वेंट्रिकल्स है, तो जो वेंट्रिकल्स की वॉल का मोशन और उसका इजेक्शन, यानी कि एक इजेक्शन मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम,
स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन दे आर इन द सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो 70 ml ब्लड मोस्टली जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको फेंकना पड़ता है, सेम एज हियर ऑल्सो। तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक मतलब होता है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, भच से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भच से 70 ml इधर फेंका पल्मोनरी आर्टरी में और 70 ml फट से इधर फेंका किसमें, जो वो है अयोटा उसमें। इज दिस क्लियर? तो इसी इजेक्शन को देखते हैं कि कितना स्ट्रोक वॉल्यूम है, या 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा जो MI होता है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो भी वेंट्रिकल्स की ही जो मसल्स होती है उसी में होता है, क्योंकि एट्रिया तो 0.1 सेकेंड के लिए सिर्फ क्या होता है, सिस्टोल होता है, बाकी वो पूरे कार्डियक साइकिल में 0.7 सेकेंड्स तो वो आराम से सोता रहता है। ठीक है, सो इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं। देन वी सी द कार्डियक स्ट्रक्चर्स, कार्डियक का साइज कैसा है, बड़ा तो नहीं गया, देन दैट इज कॉल्ड कार्डियोमेगैली। दिस इज शेप, ठीक, एंड मोशन ऑफ कार्डियक स्ट्रक्चर्स। मोशन मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हार्ट वाल्व, तो कार्डियक के जो स्ट्रक्चर्स है ना, यानी कि जो उसकी पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, ये दोनों जब मूव करते हैं, क्योंकि पेरिकार्डियम क्या है, दैट इज अ कवरिंग ऑफ द मायोकार्डियम। उसकी फिर दो लेयर होती है, पेरिकार्डियम की दो लेयर होती है, विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम किसके साथ अटैच होती है, मायोकार्डियम के साथ अटैच होती है, और पैराइटल पेरिकार्डियम जो होती है वो जो दूसरे ऑर्गन से, यानी कि चेस्ट के अंदर जो दो लंग्स हैं, ठीक है, ये वहाँ पर अटैच होती है। मेरी बात समझ गए? इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस। मेरी बात समझ रहे हैं? सेम एज इन लंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। तो कार्डियक स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं। कार्डियक स्ट्रक्चर्स में हम लोग वाल्व्स देखते हैं, आयोटिक वॉल्स और क्या बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ये सारे वॉल्स को हम लोग देखते हैं कि वो सही समय पर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पेरिकार्डियल एफ्यूजन यही है बेटा कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन क्या होता है, विसरल पेरिकार्डियल और पैराइटल पेरिकार्डियल के बीच में फ्लूइड का जमा हो जाना। इसका कॉज होता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस मतलब दिस होता है कि जो पेरिकार्डियम है, ठीक है, जो पेरिकार्डियम है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। इन्फ्लामेशन होगा तो साइन सिम्टम्स होंगे, साइन सिम्टम्स होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फ्लूइड जम जाएगा, एंड दैट कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द पेरिकार्डियल लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल एफ्यूजन। ठीक है, फिर चैम्बर का साइज देखते हैं। मरमर, मरमर, गैलॉप्स और एक्टोपिक बीट्स, ऐसे कई सारी ग्लॉसरीज हैं, या ऐसे कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हार्ट में आती हैं, और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें प्लीज़ 8-10 तो कमेंट डाल दीजिएगा कि सर ये सारे साउंड्स पे भी आप एक वीडियो बनाएं। ठीक है, तो इस सारे साउंड्स पर आपको वीडियो बनाएंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। खैर एनी हाउ, चैम्बर साइज हमको देखना है, देन हार्ट वॉल्स के फंक्शंस हमें देखना है, और वेंट्रिकल वॉल मोशंस, ये हम लोग इकोकार्डियोग्राफी के अंदर, जो ट्रेडिशनल इकोकार्डियोग्राफी, जो सिंपल इकोकार्डियोग्राफी है, उसमें हम लोग देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि किसी लैब में क्या लिखा रहता है, 2D इको लिखा रहता है ना, किसी लैब में लिखा रहता है ना कि यहाँ पर 2D इको हो रहा है। ठीक, तो बेटा 2D इको क्या है, 2D इकोस, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं अदर टेक्निक्स। इसी इकोकार्डियोग्राफी में एक तो सिंपल सी इकोकार्डियोग्राफी हो गई, ठीक है, एक है 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, 2 डायमेंशनल इकोकार्डियो वो जो है ग्राफी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन इकोकार्डियोग्राफी। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, जो कि हार्ट की एकदम करेक्ट इमेज देता है। 2 डायमेंशनल जो होता है विच गिव्स द करेक्ट इमेज ऑफ हार्ट। तो आजकल नॉर्मल इकोग्राफी तो खैर नहीं करते हैं, 2D इको करते हैं। ठीक है, करेक्ट इमेज ऑफ हार्ट देता है हमको ये। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ बेटा, फिर आपने देखा होगा कि डॉपलर करते हैं। ठीक है, कलर डॉपलर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो एक तो हो गया 2D इको, एक हम लोग बोलते हैं कलर डॉपलर। ठीक है, कलर डॉपलर, कलर डॉपलर क्या चीज़ है, ये रंगीन पिक्चर वा देगी। कलर डॉपलर क्या करेगा, इट विल, देखो नाम ही है, कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी में एक रंगीन पिक्चर देता है। ठीक है, एंड दिस रंगीन पिक्चर जो है ब्लड फ्लो को दिखाता है। ठीक है, मतलब जो ब्लड फ्लो है उस ब्लड फ्लो को दिखाएगा आर्टरीज के अंदर या हार्ट के अंदर। ब्लड फ्लो इनटू द, सर अभी आर्टरी की बात तो नहीं कर रहे, इनटू द हार्ट,
हार्ट के अंदर बेटा क्या है, चैम्बर्स में भी दिखाएगा और कॉर्नरी आर्टरी में भी दिखाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कलर डॉपलर। ऐसे कलर डॉपलर तो आप लिम्स का भी करते हैं, इज इट? लिम्स का भी आप करते हैं। तो लिम्स का करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, या किसी को एन्यूरिज्म है, या वेरिकोस वेन्स है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कलर डॉपलर करके देखते हैं। ठीक है, मोस्टली डीवीटी में करते हैं कि डीवीटी में जब बहुत ज़्यादा पेन या स्वेलिंग होती है तो जहाँ पर वो होता है उसके आगे या पीछे ब्लड सप्लाई है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कलर डॉपलर कर रहे हैं इको कार्डियोग्राफी के अंदर, उसमें हम लोग देखते हैं कि कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, चैम्बर से प्रॉपर ब्लड फिलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि जो डॉक्टर्स ऑर्डर करते हैं, उसको बता दूँ, यहाँ लिखते हैं स्ट्रेस इको। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, टीएमटी वाला पढ़ा था, स्ट्रेस इको में क्या होता है बेटा, सेम वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम लोग जो वो करते थे, स्ट्रेस टेस्ट करते थे, स्ट्रेस कार्डियक टेस्ट, उसमें हम लोग पेशेंट को वो लगा देते थे ईसीजी लीड्स, और पेशेंट टीएमटी पे दौड़ता था या फिर स्टेशनरी साइकिल पे दौड़ता था, और दौड़ने के बाद उसकी हार्ट बीट्स को हम लोग क्या करते थे, ग्राफ्स पे लेते थे। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, यहाँ भी पेशेंट किस पे दौड़ेगा, टीएमटी पे दौड़ेगा। टीएमटी पे दौड़ने के बाद जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगी, देखो मैंने बताया था हार्ट बीट बढ़ाना ही अचीवमेंट होता है स्ट्रेस इको का, स्ट्रेस इको तो खैर ही, मतलब स्ट्रेस टेस्ट का या टीएमटी टेस्ट का हार्ट बीट बढ़ाना ही एक क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। हार्ट बीट बढ़ाने से क्या होता है, जो मेटाबॉलिक डिमांड होती है सेल्स की वो बढ़ जाती है, और इसी को हमको बढ़ा के उसी कंडीशन पे चेक करना पड़ता है कि वो मेटाबॉलिक डिमांड थ्रू ब्लड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक हमने कर दिया 2D इको, एक कर दिया कलर डॉपलर, एक कर दिया सिंपल इको कार्डियोग्राफी, सब इसी काम के लिए होता है। स्ट्रेस इको जो करते हैं बेटा, पहले ट्रेडमिल में पेशेंट दौड़ता है, दौड़ने के बाद उसको फट से लेटाते हैं और उसी समय क्या करते हैं, इको करते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विच वी डिड और विच वी डू इन ट्रेडिशनल इको कार्डियोग्राफी। ठीक है, चलो अब हम लोग जल्दी से ट्रांसइसोफेजियल इको में आते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, ये तो शायद आपको पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। जो लोग पढ़ते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नहीं पढ़ते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो लोग पढ़ते हैं दैट इज़ वेरी गुड। ट्रांसइसोफेजियल इको कार्डियोग्राफी, जो स्टाफ से या जो बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। ट्रांसइसोफेजियल इको कार्डियोग्राफी, देखो इसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जब आप ट्रांसड्यूसर लगाते हैं तो वो ट्रांसड्यूसर बेटा के ऊपर क्या होता है, सबसे पहले आपकी स्किन है चेस्ट की, उसके बाद आपके बोन्स हैं, है ना, उसके बाद इंटरकॉस्टल मसल्स है, उसके बाद आपका फिर तब कहीं जाके हार्ट आता है। ये सारी चीज़ों, इतनी सारी चीज़ों को साउंड को भेजना पड़ता है। यहाँ पर ही क्या है, दिस इज़ अ इसोफेगस। ठीक है, पेशेंट लेटा हुआ है, सर वो करो, ठीक। दिस इज़ योर डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, एक छेद है, ठीक, आयोटिक हियाटस। कौन सा स्फिंक्टर यहाँ लगा होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। दिस इज योर माउथ, दांत है तुम्हारा। तो यहां से बेटा अच्छा, अभी इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, क्या है ना, कोशिश तो सो दिस छेद इज कॉल्ड आयोटिक हियाटस। इसके ऊपर जो रबड़ बैंड लगा होता है, क्योंकि जो आप जो खाना यहाँ स्टमक हो गया आपका, ठीक है, दिस इज योर स्टमक। तो ये खाना वापस ना जाए करके यहाँ पर क्या लगा होता है, एक स्फिंक्टर रबड़ बैंड लगा होता है, ठीक है, स्मूथ मसल का। इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि यहीं पर ही लंग्स, यह डायफ्राम के ऊपर ये आपके लंग्स रखे हुए हैं, और यहीं पर ही क्या है, आपका हार्ट रखा हुआ है। देखो दिस इज योर हार्ट, ठीक है। अब यहाँ से बेटा ट्रांसड्यूसर को डालते हैं, ये ट्रांसड्यूसर को डालते हैं। ट्रांसड्यूसर को डालने से पहले कुछ यहाँ पर नर्सिंग के प्रोसीजर्स होते हैं। नर्सिंग के प्रोसीजर्स ये होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है, गैग बोलते हैं इसको ना, माउथ गैग, माउथ गैग।
इसको क्या करना पड़ता है, एनेस्थेटाइज करना पड़ता है। इसको एनेस्थेटाइज नहीं करोगे तो जो ट्रांसड्यूसर तुम डाल रहे हो ना, पेशेंट टॉफिक सामान चबा जाएगा, उसको खांसने लगेगा, हाव 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 करेगा, वॉमिटिंग करने लगेगा। एनेस्थेटाइज करते हैं भाई विस्कस जाइलोकेन, ठीक है। 4% की आती है, 5% की आती है, जैसा जहाँ पर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विस्कस जाइलोकेन डालते हैं, पेशेंट डालते हैं, ही हैज़ टू होल्ड इट हियर, जब तक वो होल्ड कर सकता है। तो विस्कस जाइलोकेन म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ पर क्या हो जाती है, एनेस्थेटाइज हो जाती है। तो पहला काम आपको ये करना है। एनेस्थेटाइज होने का मतलब ये होता है कि जो गैग रिफ्लेक्स है, ये गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। गैग रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, जब आप निगल रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या निगल रहे हैं, ठीक है, दिस यू नो, इज इट। तो वो गैग रिफ्लेक्स खत्म हो गया। अब आपके अंदर मुंह के अंदर डंडा डाल दे या मुंह के अंदर कपड़ा डाल के गला साफ कर दे, कुछ भी कर दे, आपको एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तो बेटा ट्रांसड्यूसर डालते हैं। अब ये ट्रांसड्यूसर यहाँ पर आ गया और यहाँ से अब साउंड वेव छोड़ते हैं। अब सोचो कितना नज़दीक है, मतलब हार्ट इसके अंदर नहीं घुसा है, दिस इज़ ईसोफिगस, और इधर यहाँ पर क्या है, आपके हार्ट लगा हुआ है। मेरा पोछा हटाओ, यहाँ पर हार्ट आपके क्या हुआ है, ये लगा हुआ है। तो आपने जब सीधा इसी ईसोफेगस के अंदर ट्रांसड्यूसर डाल दिया तो अब अभी देखो कितना नज़दीक हो गया। ये जो बैरियर्स थे, इस बैरियर्स को इसको पार नहीं करना पड़ रहा है ना, वो एकदम घर में घुस गया, ठीक। आप जब मिलने जाते हैं किसी से, डोंट टेक माई एग्जाम्पल्स अदरवाइज, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सब होता है। बॉयफ्रेंड खिड़की कूद के, वैसे तो बाहर चिल्ला रहा है हेलो 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 करके, है ना, शी कम्स अप, ठीक है। तो एक डिस्टेंस है, एक बैरियर है, पापा भी आ सकते हैं, भाई भी आ सकता है, बहन भी आ सकती है, डंडा डंडा मार भी सकती है। अब आप सीधा रस्से लगा के घुस गए और ऐसे खिड़की खोल के आप खड़े हो गए फेस टू फेस, कि भाई फेस टू फेस है। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, सॉरी। ओके, एनी हाउ, सो दिस इज़ वेरी क्लोजेस्ट, सो दिस इज़ वेरी गुड मैथड, ठीक है। मगर इतना हिंदुस्तान के अंदर इसका चलन इतना नहीं है। खैर एनी हाउ, अगर चलन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, ठीक है। सो ट्रांसइसोफेजियल इज़ ऑल्सो अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। एक अल्ट्रासाउंड वेव्स को अंदर डाला जाता है जिससे कि हार्ट को, और मेन मकसद क्या होता है, हार्ट और उसकी नियर बाई जो वेसल्स है, यानी जो आयोटा है ना, यहाँ पर से जो कॉमन लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है, हाँ, राइट कैरोटिड आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी है, यहाँ से कॉर्नरी आर्टरी, इन सब को देखना है। पूरे हार्ट के चैम्बर्स आप देख सकते हैं वेरी क्लोजली, एग्जैक्ट, दिस इज़ एग्जैक्ट, मस्त है ये, है ना, करेक्ट, अच्छी फ़ोटो खींचता है, दिस इज़ एग्जैक्ट, ठीक है। तो बेटा इसको करते क्यों है, उसी के लिए करते हैं जो हम लोग जिसके लिए ट्रेडिशनली को कर रहे थे, टू डिटेक्ट द कैड। व्हाट इज़ कैड? कैड इज़ अ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। हार्ट फेलियर के लिए भी आप कर सकते हैं। हार्ट फेलियर मतलब ये नहीं सोचना कि हार्ट रुक गया, दैट इज़ कॉल्ड अ कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी को कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया है, दैट इज़ अ हार्ट फेलियर। हार्ट बंद नहीं हुआ, हार्ट बंद होने का मतलब होता है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। फिर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, VHD, दिस इज़ अ वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, यानी कि जितने भी चारों वाल्व्स हैं उसमें कौन सा डिजीज़ है, तो वो क्या होता है, पेटेंट है कि नहीं है। डिसरिदमियाज, इस पर मेरे कई बच्चों ने बोला कि वीडियो बनाने, बेटा बनाएंगे, पहले मेरा डायग्नोस्टिक सीरीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर अगर कोई भी एट्रियल या वेंट्रिकुलर थ्रोम्बोसिस है, कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं है उसके अंदर, देखो कितनी बीमारी होती है, नहीं, थ्रोम्बोसिस तो उसके अंदर नहीं है, ठीक है। और इसको बेटा पोस्ट ऑपरेटिवली भी यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज पोस्ट ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, मोस्टली वाल्व रिप्लेसमेंट, कोई भी माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, सेमिलुनर वाल्व रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, किसी भी वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली ट्रांसइसोफेजियल इको करके देखा जाता है कि इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ द सर्जरी। सेकेंड, CABG। CABG इज व्हाट? दिस इज अ, ओहो पता नहीं, आई डोंट नो यू सी और नॉट, इधर लिखता, किधर लिखो वाल्व रिप्लेसमेंट में देखते हैं। देन CABG इज अ कोरोनरी आर्टरी बाईपास, जिसको तुम लोग बाईपास सर्जरी कहते हो, बाईपास ग्राफ्टिंग, मस्त है,
ये तो मैंने 100-150 ठोकर आई है, असिस्ट किया है इस पर। एनी हाउ, ठीक है। सो डायग्नोसिस बनाने के लिए भी बेटा पोस्ट ऑपरेटिव हमने CABG जो किया है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग किया या वाल्व रिप्लेसमेंट किया है, इन सारे सक्सेस को भी देखने के लिए ट्रांस इसोफेजियल इको करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड देन दिस। क्यों है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, दिस इज़ अ सिंपलेस्ट, जितना हम लोग कर सकते थे वो करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉरी नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, व्हेन द पेशेंट रिटर्न्स फ्रॉम द डायग्नोस्टिक रूम टू हिज और हर वार्ड, उस वार्ड में देखो, क्योंकि आपने यहाँ विस्कस एलोकेन देख के इसका गैग रिफ्लेक्स को बंद कर दिया था। अब जब तक गैग रिफ्लेक्स उसका वापस नहीं आता है, जब तक गैग रिफ्लेक्स उसका वापस नहीं आता ना, गैग रिफ्लेक्स क्रेनियल नर्व से आता है, 9th and 10th क्रेनियल नर्व। तो गैग रिफ्लेक्स जब तक वापस नहीं आता है तब तक पेशेंट को क्या करना है, NPO। यही NPO 6 घंटे का NPO आपको करना है प्री प्रोसीजर ऑल्सो। प्रोसीजर से पहले भी 6 घंटे का NPO पेशेंट को रखना है, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं, पेशेंट माउथ ओपन करते हैं और हल्का सा जो हार्ट पैलेट होता है उसके अंदर कॉटन को आप क्या करते हैं, रगड़ते हैं। कॉटन को रगड़ने पे जो यूव्यूला है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट गैग रिफ्लेक्स वापस आ गया। बिना गैग रिफ्लेक्स वापस आए आप पेशेंट को कुछ भी ओरली नहीं देंगे। पहली चीज़, ओरली देते समय हम लोग हमेशा क्या चीज़ वो करना है, हमेशा सिप्स ऑफ वाटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको स्टार्ट करना, दिस इज़ द नर्सिंग प्रोसीजर व्हेन द पेशेंट कम फ्रॉम द डायग्नोस्टिक रूम। सो इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज, इफ कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, मगर मुझे लगता है बहुत सिंपल है, समझ में आ जाता है बेटा, तो वीडियोज़ आप पूरी देखा करिए, तभी आप समझेंगे। समझने के बाद हो सके इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।